हेलो एवरीबॉडी। तो लास्ट वीडियो में हमने करे थे ऑपरेटर्स और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? आपने ये फ्रेज काफ़ी बार सुनी होगी मेरे मुंह से पिछले वीडियो में या फिर उससे पिछले वीडियो में भी। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती है जो एक कंडीशन चेक करती है कि क्या ऐसा हुआ है या फिर कुछ और हुआ है, एंड उसके बिहाफ पर वो एक कंडीशनल ब्लॉक को एग्जीक्यूट करती है। यानी अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल यूज किया था कि अगर आप कहीं किसी नाइट क्लब में जा रहे हैं एंड वहां पर लेट्स से एज लिमिट 18 है, तो वो आपको साफ साफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगी ना आपको उसकी एंट्री करने के लिए कि अगर आपकी एज 18 से कम है तो यू आर नॉट अलाउड, अगर 18 से ज्यादा है तो यू आर अलाउड। तो ये दो कंडीशंस हो गई एंड इनके बेसिस पे आपको या तो एंट्री मिलेगी या एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस एग्जांपल के साथ ही हम समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती है बीएचयू में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं बीएचयू में, एक इफ एल्स यूज करके, दूसरा स्विच केस यूज करके। अब इफ एल्स और स्विच केस की प्रैक्टिस करते हैं विदाउट एनी थ्योरी, तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी फटाफट। एंड ये फाइल मैंने सेव की हुई है इफ एल्स डॉट पीएचपी से, एंड राइट हैंड पे आप देख रहे हैं ये फाइल सेम खुली हुई है क्रोम में। तो इफ एल्स के लिए हम सबसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम दो नंबर्स लेते हैं कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम वेरिएबल ए में स्टोर करते हैं लेट्स से 4 एंड वेरिएबल बी में स्टोर करते हैं 8। एंड अब हमें प्रिंट कराना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? हम इसको यूज करने वाले हैं इफ एल्स को। इफ इफ अगर हम लिखेंगे तो इससे कंडीशन शुरू होती है एंड वो कंडीशन ऐसे लिखी जाती है। आपने लिखा इफ एंड फिर आपने राउंड ब्रैकेट्स यूज करे, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे जो भी आपकी कंडीशन है। तो और अगर ये कंडीशन सच होती है यानी ट्रू अगर रिजल्ट आता है इस कंडीशन का, तो आप यहाँ पर कुछ अपनी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। स्टेटमेंट्स मतलब अपना यहाँ कुछ कोड लिख सकते हैं जो कि ये कंडीशन यहाँ पर जो भी एक्स 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 जो भी कंडीशन अगर ये ट्रू जाती है तो आपका ये ABCD एग्जीक्यूट होगा। दूसरा जो इसका काउंटर पार्ट होता है इफ का, वो होता है एल्स। अगर ये नहीं तो क्या? तो आप यहाँ लिखेंगे अगर वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आप यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हैं जो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका ABCD वाली लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, एंड अगर वो नहीं होती, अगर ये फॉल्स दे देती है तो एल्स के अंदर जो भी आपने कोड लिखा हुआ है वो सारा एग्जीक्यूट होगा। एंड इस कोड को हमने इकट्ठा करने के लिए यानी एक ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक को हमने यूज करने के लिए हमने बनाया कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम ब्लॉक्स लिखते हैं, चाहे वो कोई सा भी ब्लॉक हो, ये इफ का ब्लॉक हो या एल्स का ब्लॉक हो, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। तो उस एक केस की वजह से या तो ये सारी स्टेटमेंट्स होंगी एग्जीक्यूट या फिर ये वाली सारी स्टेटमेंट्स होंगी। तो इसको हम कोड बनाते हैं। तो हमने अगर हमें पता करना है बी बड़ा या ए बड़ा है तो उसके लिए हमने ऑपरेटर यूज किया था लास्ट वीडियो में जिसका नाम था ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो हम सिंपली ये चेक करने वाले हैं ए बी से छोटा है या नहीं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम यहाँ एको कर सकते हैं, एको ए इज स्मॉलर। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम एको करेंगे बी इज स्मॉलर। तो आप ये देख रहे हैं एकदम सिंपलेस्ट तरीका है इफ और एल्स यूज करने का। एल्स ELSE ये सिंपल इंग्लिश की तरह ही है, या तो ये अदरवाइज ये। तो इफ एल्स ऐसे हम यूज करते हैं। अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आंसर आ रहा है ए इज स्मॉलर। इसका मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। यही अगर मैं यहाँ पर 14 कर दूं तो अब आंसर आप देखेंगे बी इज स्मॉलर आ रहा है, यानी ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि ये जो कंडीशन थी ये फॉल्स हो गई है। तो रिमेंबर हम जब वेयर डंप यूज कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस में ये कंडीशनल ऑपरेटर्स के आउटपुट को देखने के लिए, अब ये एक्चुअल में हमें इफ और एल्स में हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। एंड इन्हीं में हम और कंडीशंस भी अब ऐड करके देखेंगे। ये तो हुई सिंपल सी इफ और एल्स की बात। अब इनकी थोड़ी बारीकियां हैं, हम पहले वो समझते हैं फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो बारीकियों में सबसे पहला जो आपको नोट लेना है वो ये लेना है कि अगर आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन है इस ब्लॉक के अंदर, एक सिंगल लाइन का आपका
स्टेटमेंट है ना, अगर यहाँ पे एक और स्टेटमेंट होती तो केस अलग हो जाता है। यहाँ हम लिख सकते थे बी इज ग्रेटर, एंड मैं यहाँ पर अगर फिर से 4 कर दूं तो ऐसे आपने मल्टीपल लाइन्स यहाँ लिख दी। यहाँ पर ब्रेक टैग भी देना पड़ेगा, तो ऐसे आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिख दी। ऐसे कितनी भी आप लिख सकते हैं क्योंकि एक ब्लॉक है। ये चीज अगर आपको एक सिंगल स्टेटमेंट ही यूज करनी थी, सिंगल स्टेटमेंट के केस में आप ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ एक स्टेटमेंट के केस में ये हो सकता है, उससे ज्यादा के केस में नहीं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, हम रीलोड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई। सेम इसमें भी क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब है कि एक एग्जीक्यूशन का पॉइंट, जो कुछ इंस्ट्रक्शन हो कंपाइलर के लिए, तो जितनी बार सेमीकोलन होगा उतनी बार स्टेटमेंट्स होंगी। तो ये भी सिंगल है, हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, एंड अभी भी देखिए एकदम सही चल रहा है। तो ये एक नोट नंबर 1 है कि अगर सिंगल आपका स्टेटमेंट है तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। एंड ये तो यूनिवर्सल वे है ही आपका, कर्ली ब्रैकेट्स अगर लगाएंगे तो एक यूज करिए, 2 यूज करिए, या खाली भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ये भी एकदम वैलिड है। अब मैं इसको रिलोड कर रहा हूं, देखिए कुछ आउटपुट नहीं आया बट कोई एरर भी नहीं है, तो ये भी एकदम वैलिड तरीका है। मैं यहां पर फिर से ऐड कर देता हूं, एंड एकदम सही है। ये हुआ नोट नंबर 1 कि आपको कर्ली ब्रेसेस कब यूज करने हैं और कब नहीं करने हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए 3 नंबर होते हैं एंड तीनों में से सबसे छोटा वाला हमें ढूंढना है। तो इस बार मैं एक और सी भी ले रहा हूं, एंड सी में मैंने वैल्यू डाल दिया 6। अब मुझे सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। 3 नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कम से कम 2 बार चेक करना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन सा है। तो इसको मैथमेटिकली चेक करने का क्या तरीका है, हमें चेक करना पड़ेगा कि तीनों में से सबसे छोटा, ये तो हमारा क्वेश्चन है कि सबसे तीनों में से छोटा कौन सा है। तो अगर मैं इन तीनों को एक ऑर्डर में सेट कर दूं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहला जो नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा, एंड जो सबसे लास्ट वाला जो नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो मुझे सिर्फ इनको एक ऑर्डर में सेट करना है। ऑर्डर सेट करने के लिए मुझे 2 बार चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से बड़ा कौन सा है और दोनों में से छोटा कौन सा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूं, एल्स इफ, एंड यहां पर मेरा स्टेटमेंट होगा बी और सी, एंड यहां पर फिर से एक मैंने ब्लॉक डाल दिया। अब आप इसको ध्यान से देखें, अब यहां पर 3 स्टेटमेंट्स हो गई हैं, 3 कंडीशंस हैं, इफ, एल्स इफ और एल्स। अब एक चीज पे ध्यान दें, एल्स के लिए हम कभी भी कंडीशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि एल्स जब इफ वाली कंडीशंस फेल हो जाती हैं तब अपने आप ही वो एल्स पे आ जाता है। एंड जो सेकंड वाला लिखा हमने, एल्स के बाद स्पेस एंड देन इफ, एल्स इफ वाली कंडीशंस होती है जब इफ वाला फेल हो जाता है तो नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलता है वो इसको मिलता है। अगर ये वाला ट्रू हो गया, लाइन नंबर 8 वाला, तो इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स पे हम कभी नहीं जाएंगे। अगर लाइन नंबर 5 भी फेल हो जाती है और 8 भी फेल हो जाती है, यानी दोनों में फॉल्स आ जाता है, तो हम जाते हैं लाइन नंबर 12 के पास। अदरवाइज इन दोनों में से अगर जो भी सही हो गया, यानी ट्रू हो गया और कंडीशन मैच कर गई, तो हम एल्स में कभी जाएंगे नहीं। तो हम चेक करते हैं, तो हम स्टेटमेंट 1 में आ गए, तो हम इसमें लिख देंगे ए इज स्मॉलर देन बी। नेक्स्ट जो है लाइन नंबर 8 में, इसका मतलब है बी छोटा है सी से, बी इज स्मॉलर देन सी। एल्स वाले को अभी हम भूल जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ये सिर्फ पहली कंडीशन सच हो रही है कि ए बी से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडीशन 5 वाली जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई, तो हम 8 में तो कभी गए ही नहीं, तो हमने ये कंडीशन कभी चेक ही नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक ही लाइन में ये दोनों कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी, तब जाके हमें पता चलेगा कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि यहां पर मैं कुछ भी लिख दूं, मैं यहां पर 1 भी लिख दूं, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई एट एनी कॉस्ट, बट हम इसमें गए नहीं क्योंकि पहली कंडीशन यहां पर मैच हो गई थी। तो इसका मतलब ये कंडीशंस कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी, ये जो स्टेटमेंट हमने यहां लिखी हुई है, क्योंकि अगर ये मैच हो गई तो हम कभी इसमें यहां तक पहुंचेंगे ही नहीं।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो कंडीशंस पहले वाले इफ के अंदर डालनी पड़ेगी। अब दो कंडीशंस, ऐसी कौन सा ऑपरेटर हमने बात करी थी जिसमें दो कंडीशंस हम डाल सकते थे, रिमेंबर, वो थे एंड और। तो जो बुलियन ऑपरेटर्स थे हम उनको यूज करेंगे, एंड ये सबसे बढ़िया मौका है उन्हें यूज करने का। मैं यहां पर लिखूंगा एंड जो ए है वो सी से भी छोटा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं ए इज स्मॉलर देन बी एंड सी। तो इसका मतलब ये कंडीशन मैच हो गई। अब सेम इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, जस्ट इन केस अगर आपको कंफ्यूजन आता है कभी, तो आप ऐसे सिंप्लीफाई भी करके चीजें लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई पहला ये एंड दूसरा ये। एंड गेट का आपको याद होगा कि दोनों ट्रू होंगी तभी ये टोटल आंसर जो होगा वो ट्रू आएगा। तो इसके लिए हमने रीलोड किया एंड हमने देखा कि ए बी और सी दोनों से छोटा है। यही चीज बी के लिए भी कर सकते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा बी ए से छोटा है एंड बी सी से भी छोटा है, तो बी इज स्मॉलर देन सी एंड ए बोथ। तो हमने यहां पर दो कंडीशंस बना दी। तो इसको एक बार सर्च करके देखें, हम -8 लिख देते हैं, हम कंडीशन 2 के अंदर आ गए हैं सक्सेसफुली। अब एल्स में, एल्स का क्या मतलब है, अगर ये दोनों ही सच नहीं हुई तो हम सी को बना देते हैं सबसे छोटा, -16 कर दिया मैंने सी को, एंड बी -8 है तो कोई बात नहीं। अब हम रिलोड करेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या था कि हम एल्स वाले के अंदर आए हैं एंड एल्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो एल्स के लिए हम एको लगा देते हैं सी इज स्मॉलेस्ट। अब मैं इसको रिलोड करूंगा तो ये आ गया सी इज द स्मॉलेस्ट। बट क्या ये एकदम सही है हमारा प्रोग्राम? क्या ये हर केस के लिए इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर बता देगा? लेट्स चेक। अगर मैं इसको 4 कर दूं एंड बी को भी 4 कर दूं तब क्या होता है आंसर? अब आंसर क्या आएगा? अभी भी ये कह रहा है सी इज द स्मॉलेस्ट। तो इस केस के लिए तो हमारा प्रोग्राम ही गलत हो गया, राइट? एंड ये ऐसा क्यों हुआ इसको समझते हैं। जब हम फर्स्ट केस में गए तो फर्स्ट केस में देखा कि ए और बी, ए इसमें से छोटा नहीं है, तो ये अगर फॉल्स हो गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एंड गेट है। एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब कंडीशन 5 तो मैच हुई नहीं। अब कंडीशन 8 यानी लाइन नंबर 8 में हम आए, जो कि हमारा सेकंड केस है, उसमें चेक किया गया बी छोटा है ए से। ये भी फॉल्स हो गया, क्यों? क्योंकि वो इक्वल है, ये ऑपरेटर हमें फॉल्स देगा, तो ये कंडीशन भी हट गई। तो अब हम सीधे जंप कर गए एल्स में, और एल्स में ये लिखा गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तब जाके हमारा कोड एक्चुअल में सही चलेगा। तो हम यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं, अगर इक्वल टू भी हुए तो भी हम इसको मान सकते हैं कि ये सही आंसर देगा। अब मैं इसको रिलोड करता हूं, तो अब ये कह रहा है ए इज स्मॉलर देन बी एंड सी, जो कि टेक्निकली गलत है। ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। तो इसके लिए मुझे, अगर मुझे इसको ग्रामेटिकली सही लिखना है तो मैं ये लिख सकता हूं ए इज द स्मॉलेस्ट। ये जो टर्म है ये एकदम सही है कि बी और सी में से, तीनों में से जो सबसे छोटा है वो ए है। अगर आपको और इसमें कंडीशंस ऐड करनी है कि आप बताना चाहें यूजर को कि ए और बी दोनों सेम हैं, तो इसमें आप और एल्स इफ लगाते जा सकते हैं, सो दैट आप यूजर को एग्जैक्ट चीज बता सकें कि केस क्या आया है। तो इसके लिए हम और ऐड करते हैं। मैं यहां पर इक्वल टू हटाता हूं। अब हम चेक कर लेते हैं, एक और एल्स इफ लगाते हैं एंड मैं यहां पर लिखता हूं कि $a जो है वो b के बराबर है और जो a है वो c से छोटा है। तो इस केस में क्या हुआ, हम यहां लिखेंगे कि a इज इक्वल टू b एंड a b आर स्मॉलर देन c, राइट? यही तो हमारा कंडीशन है, जो हमने कोड लिखा है एग्जैक्टली हमने उसको इंग्लिश में लिख दिया है। हम रिलोड करें तो अब हमारी ये कंडीशन सच हो गई। यही चीज मैं किसी और दूसरे वेरिएबल को लेके कर सकता हूं, सो दैट हमारे सारे के सारे केसेस कवर हो जाएं। इस बार मैं ए और सी को लिख रहा हूं
एंड यहाँ पर बी से कंपैरिजन कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा a इज इक्वल टू सी एंड a c आर स्मॉलर देन b। एक और केस हम ले सकते हैं, मैं इस बार b और c को ले लेता हूं एंड b को कंपेयर कर लेते हैं a से, तो b इज इक्वल टू c एंड b एंड c आर स्मॉलर देन a। क्या आपको ये समझ आया हमने क्या किया है? अगर नहीं आया तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं एंड आराम से हर एक पॉइंट पे आप मेरे साथ समझना। पहला मैंने कंडीशन लगाया कि a b से छोटा है और a c से भी छोटा है, तो इसका मतलब a सबसे छोटा हो गया। दूसरी कंडीशन में हमने बोला एल्स इफ कि b a से छोटा है, b c से भी छोटा है, तो b दोनों से छोटा हो गया। तीसरी कंडीशन में मैंने पूछा कि भाई a और b बराबर हैं और a c से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b भी c से छोटा ही होगा क्योंकि a और b बराबर हैं। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू b और a और b दोनों c से छोटे हैं। सिमिलरली मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन लगाया आगे a और c का एंड b और c का, तो मैंने ये चीज जान ली। एल्स में मैंने लिख दिया कि c इज द स्मॉलेस्ट। इसमें एक और केस भी आता है कि आप जैसे आपने यहाँ पर ये चीज करी है, b को दोनों से कंपेयर किया है, वैसे आप c को भी दोनों से कंपेयर कर सकते हैं। एंड उसके बाद एल्स में आप लिख दें कि भाई एरर आ गया, तो वो भी एक वैलिड चीज है क्योंकि आपका एल्स में कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि सारे के सारे केसेस हमने बाहर ही कवर कर लिए, तो इसलिए हमने एल्स छोड़ दिया ऐसे का ऐसी, क्योंकि सी स्मॉलेस्ट वाला केस जो है वो कभी भी सच हो सकता है। तो हम चेक करते हैं -16 लगा के, अब देखते हैं आंसर क्या आता है। ये कह रहा है सी इज द स्मॉलेस्ट, बट इस बार इसने ये नहीं बताया कि ए और बी भी सेम थे। अगर मैं इसको -16 बना दूं, अब देख लेते हैं। अब ये कह रहा है b इज इक्वल टू सी एंड b और c दोनों स्मॉलर हैं a से, जो कि एकदम सच बात है। तो इसका मतलब हमने सारे के सारे केस कवर कर लिए हैं, कोई सा भी कंडीशन ऐसा छूटा नहीं है। अब ये हुआ एक सिंपल सा प्रोग्राम था, हमें तीन में से सबसे छोटा फाइंड करना था कि कौन सा इंटीजर सबसे छोटा है। इसमें आपने नोट्स क्या बनाए कि भाई एक तो जो पैरेंथेसिस है यानी कर्ली ब्रैकेट्स है, ये सिंगल लाइन के लिए हम नहीं भी यूज करें तो भी चलेगा। दूसरा कि जो भी कंडीशन होगी एल्स इफ के अंदर या फिर इफ के अंदर, वो राउंड वाले ब्रैकेट्स के अंदर आएगी। तीसरा, एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अगर यहां आप कोई कंडीशन लगा देंगे तो ये जी एरर आ जाएगा, ये आ गया एरर। क्यों? क्योंकि भाई एल्स के आगे क्या कंडीशन है? एल्स तो मतलब वो लास्ट वाला ऑप्शन होता है ना, कि जब कुछ नहीं मैच हुआ तो एल्स मैच होएगा, तो उसको आप कंडीशन क्यों दे रहे हैं? ये है PHP का कहना। तो ये तो हुआ एक सिंपल सा तरीका जिससे आप एल्स इफ यूज कर सकते हैं। अब इसके ऑल्टरनेट्स में बताता हूं कि और कैसे कैसे इसको हम यूज करते हैं। तो इसी की प्रैक्टिस के लिए मैं नेक्स्ट फाइल बना लेता हूं, इसको नाम देते हैं एल्स इफ 2। अब मैं लिखता हूं ए को चेक करते हैं कि ए 6 है क्या। और अब देखिए मैंने क्या किया, किसी को इक्वल टू चेक करने के लिए कि कोई दो नंबर इक्वल हैं, तो उसके लिए ऑपरेटर क्या था? डबल इक्वल टू, और मैंने यूज क्या किया? सिंगल इक्वल टू। तो अब क्या ये चलेगा? आइए देखते हैं। ये ट्रिकी इसलिए है क्योंकि ये गलतियां हम बहुत कॉमनली करते हैं यार, कई बार डबल इक्वल टू की जगह एक इक्वल टू छूट गया। तो ये चीजें मैं इसीलिए सारी मिस्टेक्स में अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि ये चीजें हम जनरली भूल जाते हैं या गड़बड़ हो जाती है कहीं पे भी। तो बस आप ध्यान रखें कि कब क्या आउटपुट आ सकता है। मैंने रिलोड किया, आंसर आ गया 6। अब ये चला कैसे? यहाँ पे ये तो कोई कंडीशन तो है नहीं, ये तो हमने असाइन करा है कि ए के अंदर वैल्यू 6 चली जाए। ये चीज मैं बी के अंदर डाल देता हूँ, अभी भी आंसर आ रहा है 6। ये क्या मजाल है? और मैंने इस बार तो एल्स लिखा ही नहीं। तो कुल मिला के मुझे इफ अकेला यूज करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ, मुझे एल्स की जरूरत ही नहीं है। अपने आप ही एल्स वाला जो पार्ट है वो खाली हो जाएगा। तो ये है एक समझदारी वाली बात जो आपको नोट करनी पड़ेगी कि अगर आप यहाँ पे असाइनमेंट भी करते हैं तो असाइनमेंट का मतलब क्या है कि भाई एक वैल्यू किसी दूसरे में चली गई, वेरिएबल में। तो वेरिएबल में अगर एक वैल्यू चली गई तो जो उसका जो उसको ट्रीट करा जाता है कि हाँ भाई सच में चली गई का मतलब कि ये जो असाइनमेंट था ये सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल मतलब ट्रू हो गया।
तो इसलिए इफ ने इसको ट्रू माना एंड एको कर दिया। अगर ये चीज मैं ये कर देता तो ये नोटिस आता, क्यों? क्योंकि भाई बी क्या चीज है मुझे पता ही नहीं है, कंपाइलर कह रहा है बी क्या है मुझे नहीं पता। और ये चीज मैं अगर ऐसे लिख दूं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। अब एक और इसमें केस आता है इंटरेस्टिंग, कि असाइनमेंट की जगह अगर मैं इसको 1 लिख दूं तो भी ये हो गया ट्रू, है ना? गजब की बात। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख दूं, -9 लिख दूं, तो भी ये ट्रू ही माना जाएगा। तो आप जरा ध्यान दें कि यहाँ पर कंडीशन ट्रू और फॉल्स को कैसे इफ इंटरप्रेट करता है। अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया प्रिंट, तो भी ये स्टेटमेंट एकदम सही है, एरर नहीं आएगा। एंड ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि मुझे किसी ने पूछा था बहुत साल पहले। उस टाइम हम सी प्लस की प्रोग्रामिंग करते थे एंड मुझे पूछा गया कि बिना किसी सेमीकोलन के आप प्रिंट कैसे करेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन है। मैंने बिना किसी सेमीकोलन के अभी आपके सामने प्रिंट कर दिया कुछ। इसको कहते हैं बारीकी से किसी फंक्शन को समझना, कि इफ उसको इस जो एग्जीक्यूट हो रही थी, ये स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हुई है, ये इस इफ ने एग्जीक्यूट करी एंड फिर उसने समझा कि भाई ये ट्रू है, एंड ये जब ट्रू आएगी तो आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर मैं कुछ और भी प्रिंट कर सकता हूं, है ना? कूल। आई नो ये कंफ्यूजिंग है, बट इफ ऐसे ही काम करता है। आपको समझना होगा कि किस और कंडीशन के साथ आपको किस वेरिएबल को इसमें यूज करना है, तब जाके काम करेगा। तो वापस आते हैं नॉर्मल चीजों पर। ये हमने बहुत ज्यादा हाई लेवल की थिंकिंग कर ली। a इज इक्वल टू मैं 6 लिख रहा हूँ एंड अब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ, इज इक्वल टू 6। इस बार ध्यान दें कि मैंने डबल ऑपरेटर लगाया है, डबल इक्वल टू। तो अब मैं रिलोड करूंगा, ये हो गया आपका सिंपल सा एक तरीका। अब एक और इसमें चीज आती है कि हम कर्ली ब्रैकेट्स ना यूज करके कुछ और यूज करें। इसका सॉल्यूशन है ये, हम कॉलन भी लगा सकते हैं। कॉलन लगाएंगे एंड हमें जहां पर आपकी स्टेटमेंट्स खत्म होंगी उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा एंड इफ। अब मैं यहां पर रिलोड करूंगा, ये दोनों हो गए प्रिंट। यहां पर मैं ऐसे कितनी भी स्टेटमेंट लगा सकता हूं एंड ये सारे प्रिंट होते जाएंगे जब तक इसको एंड इफ नहीं दिखेगा। अगर आपने एंड इफ, इस बार आप ध्यान दें कि एंड और इफ के बीच में कोई स्पेस नहीं है, सिंगल वर्ड है एंड इफ। इसका काम क्या है आपको समझ ही आ गया कि इफ को खत्म करने के लिए है। एंड इफ को शुरू कैसे किया था मैंने? कॉलन से। तो इफ को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये हटा दूं तो आपके सामने क्या होने वाला है? एरर। भाई ना तो एल्स आया तुम्हारा, ना एंड इफ आया, तो भाई ये तो गलत हो गया ना। दूसरा काम, मैं यहीं पे एल्स लिख सकता हूँ एंड उसके आगे कॉलन लगा सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पर और कमांड्स लिख सकता हूँ एंड मैं यहाँ पर अब लिख सकता हूँ एंड इफ। तो आपने देखा कि एल्स, इफ और एल्स मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। तो ये हो गया प्रिंट। यही चीज मैं अगर इसको उल्टा कर दूं तो इस बार एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो गया। तो इस बार मैंने यूज किया कॉलन, यहाँ पर स्पेस लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलेगा आपका। तो एंड इफ एक और लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है जो आपके कंपाइलर को बताएगा कि भाई इफ यहाँ पर खत्म करना है। एक्चुअल में चाहे इस वाले केस में लाइन नंबर 14 जो है ये एल्स को खत्म कर रही है, बट है तो वो इफ का ही पार्ट ना, जो शुरुआत हुई थी वो इफ से हुई थी। तो कर्ली ब्रेसेस की जगह मैंने एक सिंगल ये लगाया कॉलन। तो एक तरीका ये भी है इसको यूज करने का। दूसरा तरीका, अगर आपको इसमें एल्स इफ यूज करना है, जो सेकंड वाली कंडीशन होती है हमेशा, आप उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एल्स इफ कॉलन। एंड यहां पर एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं। एल्स इफ में आपको पहले कंडीशन बतानी पड़ेगी कि कौन सी कंडीशन थी। तो मैं यहां लिखूंगा a इज इक्वल टू 6। अब की बार आपने नोटिस किया कि मैंने यहां पर स्पेस नहीं लगाया एल्स और इफ के अंदर। एल्स और इफ के बीच में जो लास्ट टाइम ने यूज की थी फाइल, आप देख रहे हैं हर जगह एल्स और इफ के बीच में स्पेस था। इस बार मैंने नहीं लगाया, काम फिर भी कर रहा है। तो ये एक ट्रिकी चीज है कि आप एल्स इफ को ऐसे भी यूज कर सकते हैं एंड ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट इसमें कैच ये है कि जब आप ये कॉलन वाला जो सिंटेक्स ये यूज करेंगे ना, कॉलन वाला जो तरीका है, आई मीन जब आप ये यूज नहीं करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, उस केस में आप एल्स इफ के बीच में स्पेस नहीं लगा सकते। अब ये गड़बड़ हो जाएगा।
आपके सामने एरर आ गया। तो अगर आपको एल्स इफ यूज करना है और कॉलन यूज करना है तो हमेशा स्पेस हटा दें, तभी ये चल पाएगा। अब चल रहा है। अगर आपको ब्रैकेट्स यूज करना है तो हमेशा ही कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली ऐसे यूज कर सकते हैं। अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि आपने बीच यहाँ स्टार्टिंग करी थी कॉलन से एंड अब आप आ गए ब्रैकेट्स में, तो ये गलत है। आपको पूरे में ही ऐसे यूज करना पड़ेगा। इस बार मैंने यूज कर लिया एंड एल्स के लिए मैं कुछ यूज नहीं करने वाला हूं, बट इस बार मुझे एंड इफ की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इफ ऑलरेडी खत्म। इफ का कंडीशन कहां गया हमारा, रिलोड करें, सेम वही काम कर रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस इस बार कर्ली ब्रैकेट्स यूज करें, पहले हमने कॉलन यूज किया था। एंड एल्स इफ में आप ये भी कर सकते हैं, जब आप कर्ली ब्रेसेस यूज करें तब तो आप कैसे भी लिखें एल्स इफ को, दोनों ही केस चलेंगे, तो कोई इशू नहीं है, ये एकदम ओके है। ऐसे आप एल्स इफ की कितनी भी स्टेटमेंट्स लगाएं, कोई इशू नहीं है, जितनी मर्जी आप चाहें लगा सकते हैं। बस ये याद रखें कि जो भी स्टेटमेंट जहां पर भी ट्रू हुई तो ये पूरा का पूरा इफ एल्स ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। सिर्फ वो एक जो ब्लॉक है आपका, जो कंडीशन सच हुई है वो वाला एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब एक और चीज भी है जो आपको अभी सीख लेनी चाहिए। मैं इसको ऐसे भी यूज करता हूं, PHP मैंने टैग ही बंद कर दिया। अब मैं यहां लिख सकता हूं HTML बोल्ड एंड यहां पर मैं फिर से PHP शुरू कर सकता हूं। एंड आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट है ये चला आ रहा है पुराने वाले PHP वाले कोड से, तो ये भी कूल है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एंड ये भी एकदम सही कोड है। अब आपने देखा कि मैंने दोनों में एक ही कंडीशन लगा दिया है, बट जो पहले लिखा हुआ था वो वाला ट्रू हुआ है तो उसका वाला माना गया, ये एल्स इफ ये प्रिंट नहीं हुआ। ये चीज अगर मैं यहां पर हटा दूं एंड इसको ट्रू कर दूं तो मैं यहां पर भी ये चीज कर सकता हूं। PHP वाला कोड मेरा बंद हो गया एंड इनके बीच में मैं HTML लिख रहा हूं, तो ये भी कूल चीज है ना यार। सॉरी, यहां पर स्पेस आएगा, ये इटैलिक में प्रिंट हो गया। तो ये आपके जो ब्रैकेट्स है ना, ये कहीं से कहीं तक चल सकते हैं। PHP की जब तक एक ही फाइल में चल रहा है आपका सारा कुछ, तब तक सब ओके है। एक स्क्रिप्ट के बाहर अगर कुछ हुआ तो गड़बड़ है। सेम स्क्रिप्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने ऑन किया था, यहाँ पे ऑफ कर दिया, तो एकदम ओके है, कोई इश्यू नहीं आया। तो इस तरीके से भी आप इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और इसमें इंटरेस्टिंग इसको बनाते हैं, या फिर कहें कि कंफ्यूजिंग बनाते हैं, सीखना तो पड़ेगा ना। अब हम इफ के अंदर भी इफ यूज कर सकते हैं। इफ के अंदर इफ, उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ, NESTED, नेस्टेड इफ। तो अब की बार मैं क्या करता हूं, फिर से हम वही प्रोग्राम लिखते हैं कि 2 नंबर में से छोटा नंबर कौन सा है। तो मैं एक और नंबर ले लेता हूं यहां पर एंड यहां पर कंडीशन में रखता हूं B। अगर ऐसा हुआ तो हम प्रिंट कर सकते हैं एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम प्रिंट कर सकते हैं। एल्स के अंदर भी मैं एक और इफ ऐड कर रहा हूं इस बार कि ये दोनों बराबर तो नहीं, एंड इसमें मैं बोथ इक्वल लिख रहा हूं एंड इसके एल्स में मैं प्रिंट कर रहा हूं B इज स्मॉलर। तो मैं जब इसको रिलोड करूंगा तो आप देख रहे हैं B इज स्मॉलर प्रिंट हुआ है। तो इस बार आपने देखा कि मैंने इफ के अंदर सिंगल एक स्टेटमेंट थी, तो मैंने एल्स के अंदर फिर से इफ और एल्स यूज कर लिया। तो ये मैंने नेस्टेड इफ यूज किया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल इफ से और नेस्टेड इफ में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये एक तरीका है कहने का कि नेस्टेड का मतलब है इफ के अंदर एक इफ है। तो अब ये चीज मान लो मैं यहां पर ये लिख लेता, तो मैं यहां पर फिर से एक और इफ लगा सकता था, सेम यही कंडीशन। एंड यहां पर सिंपली मैं ये छोड़ देता, तो ये भी तो वैलिड है। सेम प्रोग्राम को करने के आपके पास कितने सारे तरीके हैं ना, आप इफ एल्स से कर सकते हैं या किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको 15 कर देता हूं, हम चेक कर लेते हैं आंसर आता है क्या। तो अभी कहता है 6 इज स्मॉलर, सॉरी A इज स्मॉलर। अगर मैं इनको इक्वल कर दूं
तो आप आउटपुट देख रहे हैं बोथ इक्वल। तो मैंने फर्स्ट केस के अंदर लाइन 5 जो है हमारी लाइन नंबर 5, उसके अंदर मैंने क्या किया, इफ के अंदर एक इफ डाला एंड उस इफ का एल्स यहाँ पर एक और बनाया। तो अगर आप इसको ऐसे कंसीडर करें कि ये वाला एल्स इसका एल्स भी तो हो सकता था, मतलब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला किसका एल्स है। तो इसी के लिए हम ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अब इसको कंफ्यूज करने के लिए हम सिंपल सा एक तरीका है, हम ऐसे भी तो कर सकते थे। ये अगर हम लिख दें, अब क्या आउटपुट होएगा, अगर मैं ये रिलोड करूं तो देखिए कुछ चेंज नहीं हुआ। अब कंपाइलर ने क्या अज्यूम किया अपने आप ही कि भाई ये वाला जो इफ है इसी का एल्स ये वाला होगा। हालांकि वो अज्यूम करने पे ये भी कर सकता था कि भाई ये यहीं पे खत्म हो जाता, राइट। हो सकता है कि इफ इस सेकंड वाला जो इफ था इसका एल्स होता ही नहीं, तो हम इसको, अगर हमें कंपाइलर को बताना है कि भाई सेकंड वाले इफ का कोई एल्स ही नहीं है, तो मैं ये भी तो कर सकता हूं ना। मैं यहां पर ब्रैकेट लगा देता हूं, तो अब जो ये वाला एल्स है वो इसका एल्स बन जाएगा लाइन नंबर 4 वाले का। एंड अब ये जो नीचे वाला एल्स है ये वाला पार्ट एरर दिखाएगा। तो इसको अगर सेव करें, रिलोड करें, तो अभी एरर आ गया, क्योंकि अब दो एल्स हो गए एक ही इफ के। अब मैं इसको कट कर दूं एंड सेव कर दूं एंड रिलोड करूं, तो अब ये बहुत इक्वल आ गए। यही चीज कुछ भी और कंडीशन होती तो ए स्मॉलर आता, क्योंकि ये कंडीशन हो गई है फेल। एंड अब सेकंड जो केस है, अभी देखिए हमारा नंबर क्या है, ए एक्चुअली बिगेर है 15 और 5, बट इस वाले केस के अंदर जब ये घुसता है तो हमने इसके अंदर जो एक केस था, मतलब सिर्फ इक्वल वाला ही केस वैलिड होगा, उसके अलावा कुछ भी हो तो हमने कुछ एको कराया नहीं। तो इसके लिए आप इसको ऐसे समझिए कि इफ वाला कंडीशन में कुछ तो है, बट इसके अलावा क्या, ये प्रिंट तभी होगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। अगर मैं इसको 5 कर दूं एंड इसको ये कर दूं, अब आप आंसर देखिए, अब कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस बार हम लाइन नंबर 4 वाले इफ के अंदर तो घुस गए हैं, बट उसके अंदर हमें कोई स्टेटमेंट ही नहीं मिली जो हम एग्जीक्यूट कर सके। क्योंकि जब हम लाइन नंबर 4 में गए तो हम लाइन नंबर 5 में गए, 5 में देखा तो भाई ये कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि इक्वल नहीं है। तो हम आ गए सीधा लाइन नंबर 7 पर। लाइन नंबर 7 पर जंप किया तो उसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, फिर हमने चले लाइन नंबर 8 पे। 8 पे हमारा इफ जो था वो खत्म हो गया, एंड फिर हमने देखा एल्स कहां पे, इसका एल्स को खत्म किया, तो हम आ गए लाइन नंबर 11 पे। 11 पे आए तो भाई आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरीके से इफ और एल्स काम करते हैं एक साथ। तो चलिए एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं कि हम पता करते हैं कि कोई भी दिया हुआ जो नंबर है वो ऑड है या इवन है। ठीक है, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, एंड इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं एंड रिमाइंडर 0 होता है। तो कुल मिला के हमें क्या पता करना है कि इसका रिमाइंडर कितना आता है। रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो ऑड है एंड 0 आएगा तो इवन है। तो इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं इफ और एल्स से। मैं इसका नाम लिख देता हूं ऑड इवन। ऑड इवन। अब हमारा कोई एक नंबर ले लेते हैं, x में हम वैल्यू डालते हैं 9, और हमें चेक करना है कि ये ऑड है या इवन है। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है कि इसको डिवाइड करेंगे 2 से, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो इवन है, अदरवाइज ऑड है। तो इसके लिए मैं सिंपल इफ और एल्स लिख रहा हूं, इफ $x, और हमें पता है रिमाइंडर ऑपरेटर कौन सा होता है, परसेंटेज वाला, %2। तो अगर ये हो गया तो मैं इको करूंगा is odd, else echo is even। इसको समझते हैं। अब आ रहा है 9 is odd, ये एकदम सही है। अब ये कैसे हुआ, हम चले लाइन बाय लाइन। लाइन नंबर 2 पर आए तो हमें पता चला कि x की वैल्यू है 9। लाइन नंबर 3 पर आए तो हमने ये कैलकुलेट किया। ये कैलकुलेट करते हैं कितना होता है, 9%2, आंसर आया 1। 1 का मतलब हुआ इफ के लिए ट्रू हो गया वो, राइट। तो ट्रू हो गया तो हमारी ये कंडीशन सेलेक्ट हो गई। एल्स में हम गए नहीं तो ऑड सही है, आंसर आ गया हमारा। ये चीज मैं अगर इसको 90 कर दूं, 9090, तो अब ये इवन हो गया। तो है ना एकदम सिंपल सा। बट
कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, जो कि एकदम सही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे, इज इक्वल टू लगा के एंड 0, तो यहां पर ये हो जाएगा इवन एंड ये अदरवाइज में आ जाएगा ऑड। इस बार ये हुआ, पहले ये कैलकुलेट हुआ, उसके बाद कंपेयर करा गया 1 को, मैं यहां पर ब्रैकेट लगा लगा के समझाता हूं आपको। ये हमारी कंडीशन है, राइट, एंड इसको इक्विवेलेंट करेंगे तो अब ये हमारी कंडीशन बन गई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ 1 और 0 तो बराबर नहीं है ना, तो आंसर में आया हमारे पास फॉल्स। तो अब की बार आंसर क्या आएगा हमारा, 9 इज ऑड। दोनों में ही हमारा ऑड आ रहा है, तो हमारा प्रोग्राम एकदम सही है। तो ये दो तरीके थे इसको करने के। अब आपको पता है, देखिए ये स्मार्ट प्रोग्रामिंग की बात है कि आपको पता है कि 0 के अलावा हर एक चीज ट्रू मानी जाती है, राइट। तो मेरा जो लाइन नंबर 3 था ये स्मार्ट प्रोग्रामिंग है, मैंने इसको एक ही ऑपरेशन में निपटा दिया। ऑपरेशन का मतलब है कि पहले जो हमारा कंप्यूटर था उसने कैलकुलेट किया डिवीजन ऑफ 2, उसके बाद उसने कैलकुलेट किया कि 0 से बराबर है या नहीं है। तो ये सिंपल दो तरीके हैं आपके पास कि हम कैसे भी इस प्रोग्राम को लिख सकते थे, एंड वो आपकी मर्जी है। तो ये हुआ इफ और एल्स का सारा कहानी। आई होप आपने नोट्स अच्छे से बनाए हो कि कैसे इफ और एल्स काम करते हैं एंड कैसे कैसे हम उनको स्मार्टली यूज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को स्मूथ बनाने के लिए, उसमें कम से कम फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस लगाने के लिए। ऑपरेशंस का मतलब है कि कितनी बार कंप्यूटर को कुछ कैलकुलेट करना पड़ रहा है। अब लाइन नंबर 6 जो है मेरे हिसाब से वो स्मार्ट तरीका नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपने दो ऑपरेशन लगा दिए, तो ये गड़बड़ हो गई। अब ये चीज आप 90 करेंगे तो आंसर तो दोनों सेम दे रहे हैं, बट मेरे हिसाब से प्रेफरेबल जो तरीका है वो ये है, ये जो 3 लाइन है। इसको एक सेम चीज को करने का एक और तरीका भी था जो कि बहुत सिंपल है। मैं यहां पर एक और वेरिएबल ले लेता हूं, लेट्स से इसको कह देते हैं e1 इज इक्वल टू 0, एंड मैं सेम यही कंडीशन यूज करूंगा फिर से, या इसको कहते हैं हम ऑड इज इक्वल टू 0, एंड ये कंडीशन पे मैं कर रहा हूं ऑड को 1। अब मैं इफ एल्स लगाऊंगा, इफ ऑड तो एको मैं कमेंट कर रहा हूं बाकी सारे कोड को। तो अब मेरा जो प्रोग्राम है वो है इन 4 लाइनों का। अब इन 4 लाइनों में मैंने क्या किया समझते हैं। भाई मैंने एक सिंपल सा वेरिएबल लिया जिसका नाम था ऑड। ऑड में स्टार्टिंग में मैंने डाल दिया 0। लाइन नंबर 10 पे आए तो मैंने x को डिवाइड किया 2 से, अगर कोई रिमाइंडर बचा तो मैंने ऑड में डाल दिया 1, एंड उसके बाद जो एल्स कंडीशन था मैंने लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं थी यार। एल्स में क्या लिखता कि एल्स में मैं लिखता कि ऑड को 0 कर दो, 0 तो ऑलरेडी ऑड था ही ना, मतलब ऑड में ऑलरेडी 0 वैल्यू स्टोर्ड ही थी, तो एल्स पार्ट मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैंने सीधा सीधा कंपेयर किया कि क्या ऑड 1 है या 0 है। अगर ऑड में वैल्यू 1 है तो हम प्रिंट कर देंगे कि x ऑड है। अगर ऑड में वैल्यू बाय डिफॉल्ट वाली जो लाइन नंबर 9 वाली ही पड़ी है एज इट इज, तो इसका मतलब x इवन है। तो ये एक और तरीका है, एक और अप्रोच है कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते थे। प्रोग्रामिंग में आपके पास यही मेथड्स होते हैं कि आप किसी भी तरीके से अपना एक क्रिएटिव आइडिया लगा के बस उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो कंपैरिजन होता है कि डेवलपर कौन सा डेवलपर बेटर है, तो उसके लिए जो कंपैरिजन होता है वो सिर्फ होता है अप्रोच का, कि किसने कौन सी बेटर अप्रोच यूज करी। एंड अप्रोच के साथ साथ हम कंपेयर करते हैं दो चीजें, टाइम एंड साइज। किसके प्रोग्राम को कम टाइम चाहिए चलने के लिए, एंड साइज का मतलब है कि कितनी मेमोरी उसको यूज करनी पड़ रही है आपकी स्क्रिप्ट को। तो इसी कंपैरिजन के बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि कौन सा डेवलपर एक बेटर अप्रोच के साथ बढ़ा था। क्योंकि जब आप एंटरप्राइज लेवल की या उस बड़े स्केल की एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उन एनवायरनमेंट्स में आप ऐसी चीजें नहीं लिख सकते कोड में कि वो अपना जो एक्स्ट्रा आपका मेमोरी बस खाए ही जा रहे हैं। मेमोरी और टाइम आपको दोनों ही बचाना होता है, सो दैट आपके जो एग्जीक्यूशन हो वो क्विकली पूरे परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपकी कोई बहुत लंबी स्क्रिप्ट है जो कि चलती ही रहेगी
तो जो उसकी फेलियर रेट है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि चांस बढ़ जाता है कि कब कोई और प्रोसेस सीपीयू यूज कर ले एंड आपका प्रोसेस किल हो जाए, या फिर आपकी स्क्रिप्ट का टाइम आउट ही हो जाए। तो इसलिए जो बेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं उनमें हम देखते हैं कि एल्गोरिदम आपने क्या यूज किया, मतलब आपकी अप्रोच क्या थी उस सॉल्यूशन को अचीव करने की। फिर हम देखते हैं कि कितना टाइम आपकी स्क्रिप्ट ले रही है। जो स्क्रिप्ट सबसे कम टाइम में काम करती है, एंड काम करने का मतलब दोनों केसेस में मैं मान रहा हूं कि सारे के सारे जो यूज केसेस हैं, यूज केसेस का मतलब कि इनपुट आपका कैसा भी हो आउटपुट सही ही आना चाहिए, देयर इज नो एक्सेप्शन। ये नहीं कि आपने सिर्फ टाइम बचाने के लिए आपके 99 इनपुट्स में एकदम सही आंसर आ रहा है और एक इनपुट में आपका आंसर ही गड़बड़ हो गया या आपका प्रोग्राम ही क्रैश हो गया। तो दैट इज नॉट अ बेसिक नीड ऑफ अ गुड प्रोग्रामर। ये एकदम गलत अप्रोच हो जाएगी। आपको 100/100 केसेस में सही आउटपुट ही निकालना पड़ेगा, तभी आपका प्रोग्राम एकदम करेक्ट माना जाएगा। एंड दोनों, कोई से भी प्रोग्रामर अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो दोनों का प्रोग्राम करेक्ट हो, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कि भाई किसने कम टाइम लिया एंड किसने कम स्पेस लिया। तो ये होती है आपकी चैलेंजेस, यही होते हैं। तो अब इन 3 प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो है वो फास्टेस्ट रन करेगा इन सब में से। अब इन तीनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो सिंगल सिंगल में हमें डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक इनपुट के लिए पीएचपी को कितना ही टाइम लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा कम टाइम लगेगा, हम उतना कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे इन तीनों को। लेकिन यही चीज अगर आप 1 लाख टाइम्स रिपीट करें तो उस रिपीटिशन में हमें पता चल जाएगा कि कौन सी स्क्रिप्ट कितना टाइम ले रही है। तो इस केस में आप देखिए कि ऑपरेशन कितने हो रहे हैं। यहां पर एक ऑपरेशन हुआ एंड फिर इफ के अंदर जो भी था वो एग्जीक्यूट हो गया, तो काम खत्म। यहां पर सिर्फ इतने ही ऑपरेशन हुए। सेकंड वाले केस में ऑपरेशन यहां पर एक आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। थर्ड वाले केस में आपने मेमोरी भी बढ़ा दी क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करा, एंड उसके बाद ऑपरेशन आपने एक बढ़ाया ही बढ़ाया, क्योंकि ये वाला ऑपरेशन तो ऑलरेडी नंबर 1 में भी हो रहा था, बस यहां पर वैल्यूज ही तो डिफरेंट थी ना। तो थर्ड वाले केस में आपने ऑपरेशन तो उतने ही रखे क्योंकि ये एक कंपैरिजन था, उसी को आपने बाद में यूज किया, बट आपने बस मेमोरी बढ़ा दी। तो आपका मेमोरी जो साइज वाला जो चीज था उसमें आप फेल हो गए क्योंकि आपने थोड़ा और एक्स्ट्रा यूज कर लिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, अभी एंट्री लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा। आपको जितने भी प्रैक्टिस में कराऊंगा उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि इस पे आप शुरू से ही एकदम बेसिक से ही आप ध्यान देते हुए चलेंगे तो आगे जाते जाते आप एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बनेंगे। तो बस मेरी यही रिकमेंडेशन आपको कि इन चीजों का आप शुरू से ही ध्यान रखना शुरू कर दें तो अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं पार्ट 2 पर कि कंडीशनल ऑपरेटर और कौन से टाइप का हो सकता है। अभी हमने इफ एल्स की बात कर ली है, अब हम चलते हैं स्विच केस पर। स्विच केस भी सिमिलरली काम करता है, बट हम नई फाइल बनाते हैं एंड उसको भी चेक करते हैं सिमिलरली। स्विच केस, अब स्विच केस को स्टार्टिंग से समझते हैं। यह है स्विच। स्विच के अंदर आप जैसे इफ के अंदर कंडीशन लिखते हैं, सेम वही यहां पर एक कंडीशन लिखेंगे एंड स्विच का एक ब्लॉक होगा। ब्लॉक का मतलब है कर्ली ब्रेसेस होंगे, उसके अंदर बहुत सारे केसेस होंगे। केस, CASE, केस। केस के अंदर कुछ वैल्यूज होंगी, केस के साथ यहां पर ABCD कुछ वैल्यू होगी, और स्विच के अंदर यहां जो भी चीज होगी उसको कंपेयर करा जाएगा केस के आगे क्या लिखा हुआ है उससे, इस चीज से कंपेयर करा जाएगा। एंड देन आप लिखेंगे एक कॉलन लगाएंगे एंड उसके बाद आपकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो लिखेंगे, चाहे कितने भी आप एको स्टेटमेंट्स लिखें या कुछ भी लिखें, आपको कर्ली ब्रेसेस यहाँ नहीं लगाने हैं। रिमेंबर कि केस के बाद आपको कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने हैं, ये गलत हो जाएगा। यहां पर आप सिंपली स्टेटमेंट्स लिखिए एंड उसके बाद आपका केस 2 शुरू हो जाएगा अगर किसी और चीज से कंपेयर कराना है तो। एंड उसके बाद आप फिर से कॉलन लगाएंगे एंड ऐसे करके आप आगे चलते रहेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से हम एक वीक का नंबर डाल देते हैं या फिर मंथ का नंबर मैं डाल देता हूं 5। तो अब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, इसको मंथ में कन्वर्ट करेगा।
यानी लेटर्स में, अल्फाबेट्स में बताएगा। अभी तो हमारा इंटीजर में है ना, तो उसको बताएगा कि 5 का मतलब, तो इसका आंसर आना चाहिए कि इट इज मई। 6 लिखूंगा तो आंसर आना चाहिए जून। तो इस तरीके से हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो स्विच में हम यहां लिख देते हैं मंथ। अब मैंने लिख दिया मंथ, इसका मतलब है कि मंथ से कंपैरिजन होगा केस के आगे जो भी लिखा होगा। तो केस 1 जब मैं लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि मंथ की वैल्यू 1 है, केस 1। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे लाइन वाइज केस 1 2 3 चला रहा हूं, नहीं, ये गलत है। केस 1 का मतलब है कि मंथ की जो वैल्यू है वो 1 है। इसको अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो मैं 10 लिख देता हूं, तो और यहां पर एको कर दूंगा अक्टूबर, एंड यहां पर लगाया मैंने सेमीकोलन। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट केस पर, यहां मैं लिख देता हूं 12। तो 12 का मतलब वो कौन सा हमारा मंथ हुआ, दिसंबर। अब स्विच में ना एक एक सिंपल सी चीज और आती है कि केस के साथ ना एक डिफॉल्ट केस भी हम ऐड करते हैं हमेशा, कि अगर कोई सा भी केस मैच नहीं किया तो डिफॉल्ट वाली चीज काम करेगी। तो यहां हम लिखेंगे डिफॉल्ट, एंड डिफॉल्ट के आगे जैसे हम एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं देते थे, तो डिफॉल्ट के आगे भी कोई कंडीशन नहीं आएगी, यानी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो हम सीधा कॉलन लगाएंगे, एंड उसके बाद यहां लिखेंगे कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट मैच्ड, एंड सेमीकोलन लगाया। अब हम इसको करते हैं रन। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि अभी मैं आपको समझाता हूं, आगे चलते हैं तब समझाऊंगा। ये आ गया नॉट मैच्ड, क्यों? क्योंकि मंथ की वैल्यू 10 नहीं थी, मंथ की वैल्यू 12 नहीं थी, डिफॉल्ट में आ गए, डिफॉल्ट में नॉट मैच आ गया आंसर। अब यही चीज मैं यहां पर एक्चुअल में 10 लिख रहा हूं। अब आप देखिए क्या गड़बड़ होती है। अब मेरा अक्टूबर भी दिखा दिया, दिसंबर भी दिखा दिया, और नॉट मैच भी दिखा दिया। तो इसका मतलब 10 जैसे ही मैच हुआ, उसके बाद अक्टूबर प्रिंट हो गया, उसके बाद दिसंबर भी प्रिंट हो गया, एंड उसके बाद नॉट मैच भी प्रिंट हो गया। यही चीज अगर मैं यहाँ 12 लिख देता तो अक्टूबर नहीं आया, दिसंबर आ गया और उसके अगला भी आ गया। तो यार ये तो गड़बड़ हो गया ना। मतलब हमें किसी तरीके से पीएचपी को बताना पड़ेगा कि यार ये जब अक्टूबर आ जाए तो अब अगले केस पे क्यों जा रहे हो, आप यहीं पे खत्म कर दो ना, इस बात को खत्म करो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर जंप स्टेटमेंट। हम प्रोग्रामर को, सॉरी, हम कंपाइलर को बोलेंगे कि अब इससे, इस ब्लॉक से बाहर निकल जाओ भाई, हमारा काम हो गया, अक्टूबर मिल गया ना आपको, ये केस मैच हो गया, अब यहां से बाहर निकल जाओ। तो स्विच वाले ब्लॉक से सीधा यहां लाइन नंबर 9 पे जंप मारने के लिए हम इसको स्टेटमेंट देते हैं ब्रेक। सिर्फ ब्रेक वर्ड लिखा है, BREAK, एंड सेमीकोलन। ब्रेक से आप सीधा सीधा बाहर जंप मार जाएंगे। अब मैंने इसको रीलोड किया तो कोई डिफरेंस नहीं, क्यों? क्योंकि ब्रेक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ ना, केस 10 तो था ही नहीं ना। 10 अगर मैं बना दूं, अब आप देखिए सिर्फ अक्टूबर प्रिंट हुआ। तो इसका मतलब है कि हर केस के बाद केस को खत्म करने के लिए हमें ब्रेक यूज करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लैंक लाइंस आप डाल सकते हैं, ऐसा ऐसा कोई इश्यू नहीं आने वाला। तो ये अक्टूबर प्रिंट हो रहा है, जैसे मैं 12 लिखूंगा तो दिसंबर प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब अब ये चीज एकदम जैसा हम सोच रहे थे, जैसा हम चाह रहे थे, वैसा वैसा इसमें काम हो रहा है। अब इसको हम पूरा का पूरा ईयर के लिए बना देते हैं। केस 1 क्या होता है, जैन, फिर आएगा फेब क्योंकि यह केस 2, अब आएगा मार्च, केस 3, इसको हम 10 ही छोड़ देते हैं यहां पर, बट इस बार मैं यहां लिख रहा हूं अप्रैल। भाई ये भी चेक करें ना कि अगर हम 2 बार सेम केस लगा दे तो क्या होता है। 6 का हम लिख देते हैं जून। ऐसे आप और बना सकते हैं यार, मैं नहीं बनाऊंगा। तो अब मैं लिख रहा हूं 10। अब हम देखते हैं, देखिए हमारा केस हमने पहले ही ऐसा गड़बड़ करा है कोड में कि लाइन नंबर 11 पे भी केस 10 है एंड लाइन नंबर 17 में भी केस 10 है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अप्रैल प्रिंट हुआ एंड ब्रेक उसको दिखा, उसके बाद ब्रेक दिखते ही वो भाई साहब सीधा 23 लाइन नंबर 23 पे जंप कर गए कि भाई यहां से तो बाहर निकलो, ब्रेक मिल गया मुझे। होता ना गिव मी ब्रेक, तो भाई मुझे छोड़ दो थोड़ी देर। तो इसने सीधा यहां से इसको स्विच को छोड़ दिया, छोड़ के सर बाहर आ गए, एंड यहां पर हम जो भी कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ऐसे कंपाइलर काम करता है। अगर यहां पर ब्रेक नहीं होता तो आपके जितने भी ये सारे थे, ये सारे प्रिंट होते हैं आपके।
अप्रैल, मई, अब मई प्रिंट हो गया, मई के बाद इसको ब्रेक दिखा है तो ये एग्जिट हो गया। यही चीज अगर मैं यहां से भी ब्रेक हटा दूं तो आपका जून भी प्रिंट हुआ था एंड उसके बाद एग्जिट होगा क्योंकि आपको ब्रेक दिखा। तो जब ब्रेक दिखेगा तब ये जंप मारेगा, जब तक ब्रेक नहीं दिखेगा तब तक ये जंप नहीं मारेगा। अब मैं इसको 4 लिख देता हूं एंड आंसर अक्टूबर आया एंड लास्ट की जो लाइंस है वो तो आपकी काम कर ही रही है। तो ये आपका स्विच केस। स्विच केस में अगर आप डिफॉल्ट ऐड नहीं करेंगे तो आप देख लीजिए क्या होता है, कुछ नहीं हुआ। बट यही चीज अगर मैं यहां पर 0 डाल दूं एंड अब क्या होगा, आपका कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ ना। तो डिफॉल्ट केस हमने ऐड ही नहीं किया था तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। सिंपल सा फंडा है कि स्विच और केस हमने यूज कर लिए। डिफॉल्ट केस इसके लिए है कि कई बार ऐसा होता है आपको वैल्यूज पता नहीं होती, भाई क्या यूजर कुछ भी डाल सकता है ना। अब यूजर ने मान लो यहाँ पे सच में 0 डाल दिया तो आप यहाँ एको लगा के लिख सकते हैं ना डिफॉल्ट में, नो सच मंथ। अब मैं इसको रिलोड करूंगा तो यहां पर आ गया कि ऐसा कोई मंथ नहीं है, भाई आपने क्या डाल दिया। तो ये आपका हो गया स्विच केस। स्विच केस एकदम सिंपल सी चीज है यूज करने में, तो इसमें ज्यादा हमें टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ ये चीज है कि इसमें अगर मंथ को आप मान लीजिए मंथ को स्ट्रिंग होती, लेट्स से जैन, तो अब मैं यहां पर एक और केस लगा देता हूं। बस मेरे को यहां पर स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी एंड देन मैं यहां पर लिखूंगा echo Jan entered, not Jan, it's not your friend Jan। अब ये यहां पर मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा सो दैट यहां से जंप करे। अब Jan entered प्रिंट हो गया। अब आप ये भी ध्यान दीजिए echo के बाद मैंने स्पेस नहीं दिया बट इट वर्क्स। क्यों? क्योंकि प्रिंट और echo हमेशा हमने क्या बात करी थी, ये है लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स। तो जहां पर echo दिखेगा उसके बाद वो सीधा प्रिंट करना शुरू कर देगा। स्पेस लगाएं नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका सोर्स देखेंगे आप तो सोर्स में आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये HTML आपका आ गया यहां पर। तो ये आपका स्विच और केस। इसी के साथ हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं खत्म। हमने इफ एल्स पढ़ लिया और स्विच केस पढ़ लिया। इसके लिए आप कई टाइप के प्रोग्राम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि हमने जैसे ये किया मंथ वाला किया, उसके पहले हमने ऑड इवन वाला किया। तो आप कर सकते हैं कि भाई कोई एक वेरिएबल में आप ईयर यूज कर लीजिए, कोई भी ईयर 2018 एंड देन आप उसको इफ एल्स से चेक कीजिए कि क्या ये लीप ईयर है या नहीं है। ऐसे ही आप एक और प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं कि आप कोई भी नंबर यूज करिए एंड देन आप पता लगाइए कि क्या ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता, या 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। इस तरीके से आप कई सारे कर सकते हैं, 10 का कर सकते हैं, 11 का कर सकते हैं। ऐसे आप डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इस टाइप के आप कई सारे प्रोग्राम आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, अदरवाइज मैं भी कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे इफ एल्स और स्विच केस की, आप समझ ही नहीं पाएंगे। समझ आपको आ जाएगा, याद भी आपको हो जाएगा, बट जब उसको यूज करने बैठेंगे तो आप थोड़ा हिचकिचाएंगे, क्योंकि यार हर एक चीज का एक सिंटेक्स है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने केस लिखा, फिर उसकी वैल्यू डाली, यहाँ पर कॉलन आता है, उसके बाद स्टेटमेंट्स में कुछ भी आ सकता है। ये एको जरूरी नहीं है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज करें, आप यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप नया वेरिएबल बना सकते हैं, आप जो मर्जी चाहें वो बना सकते हैं। यहाँ पर कोई फंक्शन यूज करना है आपको, वैर डंप वगैरह जो भी, तो ये एको तक लिमिटेड नहीं है। सो इस पे आप ध्यान दें कि यहाँ पर आप कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये वही है जैसे इफ के अंदर आप एक ब्लॉक के अंदर घुस गए तो उसके बाद वो सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट हो रही हैं। बस ये एक डिफरेंस है कि कर्ली ब्रैकेट्स एक ही बार आते हैं स्विच के बाद। सो दिस इज एज सिंपल एज इट गेट्स। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।